बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस खबर से जो पूरे देश के लिए बड़ी चिंता है। दिल्ली अग्निकांड के बाद एक बार फिर सवाल खड़ा हो रहा है कि देश आग जैसे हादसों से निपटने के लिए कितना तैयार है। आज एक बार फिर अग्निकांड की ऐसी ही तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आईं, जिन्होंने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। खिड़की के छज्जे पर लटका एक परिवार, पति पत्नी और एक मासूम बेटी इस जद्दोजहद में है कि किसी तरह जान बच जाए। पड़ोसी रस्सी फेंक रहे हैं तो कोई सीढ़ी लगाने की कोशिश कर रहा है। वजह बिल्डिंग में लगी आग है, घर के अंदर भरा धुआं है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिक शोरूम में लगी आग एक बार फिर देश के सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि इंदौर के इस अग्निकांड ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इसमें किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। पहली बार उठे जैसे हमने धुआं देखा और इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा। मतलब बच्ची और हमको सबको साथ में लेके बाउंड्री के बाहर इधर बालकनी के यहाँ पर पहुंच गए, खड़े रहे दीवार के साइड से जो पाइपलाइन इसको पकड़ के। मतलब फिर लोगों ने हमको देखा कि ये लोग भी ऊपर हैं, मतलब फंसे हुए हैं। बहुत धुआं धुआं हो रहा था, घबराहट हो रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। तो हम इधर से कूद के और दूसरी बिल्डिंग पे गए तो उधर से लोगों ने हमको निकाला, बच्ची को भी निकाला, हमको रस्सी बांध के कमर में सीढ़ी से निकाला। आग की एक और भयानक तस्वीर नोएडा के सेक्टर 75 की ईवी काउंटिंग से भी आई, जहां 24 मंजिला इमारत की 12वीं मंजिल के एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। लोग अपने घरों को खाली करने नीचे भागे। आग इतनी ऊंचाई पर थी कि फायर ब्रिगेड की टीम के हाथ पैर फूल गए। शुरुआत में दमकल की जो गाड़ियां आई उसका पानी 6 फ्लोर तक ही पहुंच पाया, जबकि आग 12वीं फ्लोर में लगी थी। कुछ देर बाद हाइड्रोलिक क्रेन मंगाई गई। इसके बाद फ्लैट में पानी डाला गया और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। लेकिन इसने एक बार फिर नोएडा जैसे हाई राइज बिल्डिंग वाले इलाकों में आग के इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इतनी ऊंचाई पर अग्निशमन की टीम के पास क्या इंतजाम है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे मामले में संज्ञान लिया है। आज तक ब्यूरो। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ी बैठक की है, जिसमें फैसला किया गया है कि अवैध निर्माण में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार दोषी पाए जाने पर अधिकारियों की सैलरी, पेंशन और संपत्ति से वसूली करेगी। उधर मालवीय नगर अग्निकांड के बाद अब दिल्ली की अवैध जगहों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है, तो वहीं एमसीडी की टीम गैर कानूनी तरीके से चल रहे अवैध होटलों को भी सील कर रही है। मालवीय नगर हादसे के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार जो है वो नजर आ रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो साकेत हो, चाहे इसके अलावा मालवीय नगर हो, चाहे वो एमजी रोड हो, जबरदस्त बुलडोजर एक्शन, जबरदस्त सीलिंग का एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। हम आपको दिखा देंगे फ्लोरिश इन होटल है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से बेड एंड ब्रेकफास्ट के लाइसेंस पर किस तरीके से अवैध रूप से होटल जो है वो चलाया जा रहा था। अब इस पर एमसीडी की तरफ से कार्रवाई जो है वो की जा रही है। एमसीडी की टीम इस वक्त यहाँ पर सीलिंग करने के लिए पहुंची है। ये तस्वीरें देखिए कि एमसीडी के अधिकारी हैं जो कि इस वक्त इस पूरी बिल्डिंग को जो है वो यहाँ पर सील कर रहे हैं। हालांकि जब एमसीडी की टीम पहुंची थी तब भी यहाँ पर कई सारे लोग जो है वो रह रहे थे और उनको जो है वो बाहर निकाला गया। और अब ये तस्वीर देखिए, ये सीलिंग जो है वो यहाँ पर एमसीडी की टीम से जो है वो हो रही है। और दिल्ली के कई इलाकों में अगर बात की जाए तो मालवीय नगर के बाद जिस तरीके से हादसा हुआ उसके बाद से ही दिल्ली सरकार की तरफ से ज्वाइंट कमेटी का जो है वो गठन किया गया था। और उस कमेटी के गठन के बाद ये फैसला लिया गया कि दिल्ली में एमसीडी, डीएम और एसडीएम और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की एक ज्वाइंट कमेटी जो है वो इस पूरे सीलिंग अभियान को, इस बुलडोजर एक्शन को जो है वो लीड करेगी। दिल्ली में अवैध निर्माणों पर इस वक्त एक्शन जो है वो दिल्ली के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर रोजाना कई खुलासे हो रहे हैं। अब होटल के मालिक लवकेश बजाज के पिछले कई अपराध सामने आ रहे हैं। मालवीय नगर में 21 लोगों की मौत के सबसे बड़े गुनहगार के अपराधों की एक लंबी लिस्ट है।
पुलिस ने गिरफ्त में आए होटल के मालिक लवकेश बजाज को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। लवकेश बजाज के खिलाफ 2 पुराने आपराधिक मामले सामने आए हैं। बजाज को 2025 में दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी पासपोर्ट मामले में गिरफ्तार किया था। पहाड़गंज में बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय दस्तावेज और पासपोर्ट उपलब्ध कराने के मामले में लवकेश की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद बजाज करीब 15 दिन तिहाड़ जेल में रहा और बाद में जमानत पर रिहा हुआ था। फर्जी पासपोर्ट मामले की सुनवाई अभी भी अदालत में लंबित है। वहीं साल 2024 में भी लवकेश बजाज पर एफआईआर दर्ज हुई थी। होटल में सुरक्षा मापदंड को पूरा न करने को लेकर केस दर्ज हुआ था। सुरक्षा मापदंड में सीसीटीवी कैमरे से जुड़े कोई नियम फॉलो नहीं किए गए थे, जो गेस्ट हाउस और होटल में होना जरूरी है। उस वक्त दिल्ली पुलिस ने रूटीन जांच में इस होटल में ये अनियमितता पाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया और नतीजा लोकेश ऐसे नियमों की अनदेखी करता रहा। अब पुलिस होटल के अकाउंटेंट जय मिश्रा और मैनेजर राकेश की तलाश कर रही है। जय मिश्रा दिल्ली के छतरपुर का रहने वाला है, लेकिन हादसे के बाद से फरार है। वहीं मैनेजर राकेश समेत होटल के बाकी स्टाफ के बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। आज तक ब्यूरो। अब बात यूपी की सियासत की, जहां 2027 चुनाव का असर नेताओं के बयान पर साफ नजर आने लगा है। योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, तो वहीं अखिलेश भी सरकार की खामियों की लिस्ट लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है। योगी ने भले ही अपने इस बयान में किसी का नाम न लिया हो, लेकिन टोंटी चोरी शब्द के बाद योगी की मुस्कुराहट ने यूपी की सियासत के 10 साल पुराने चैप्टर को फिर से खोल दिया। जब अखिलेश के सीएम बंगला खाली होने के बाद इन आरोपों पर जमकर घमासान मचा था। अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोटी ले गए, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता। उधर योगी के बयान के जवाब में अखिलेश यादव ने भी बिना किसी का नाम लिए एक तंज भरा ट्वीट किया। वनस्पति विवेक छीन लेती है और निर्दोष लोगों की हत्याओं का खौफ रातों की नींद, नहीं तो पूरे होश में इतने ऊंचे पद पर बैठकर इतना निकृष्ट बयान कोई भी नहीं देता है। कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। ये हार की हताशा बोल रही है, क्योंकि कुदरत का बुलडोजर अब घूम गया है। इसके बाद योगी के हमलों की दूसरी किश्त जारी हुई, जहां निशाने पर एक बार फिर विपक्ष था। अच्छे लोगों को चुनोगे, अच्छा परिणाम आएगा। माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा। विकास का पैसा तो हजम करेगा ही करेगा, संपत्तियों पर भी माफिया कब्जा करता है। यूपी में अब चुनाव की तैयारियों ने पूरा जोर पकड़ लिया है, जिसका अंदाजा नेताओं के बयानों से लगाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। अखिलेश और योगी के बीच तंज की ये सियासत योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के दिन भी देखने को मिली, जो बताता है कि यूपी में 2027 चुनाव से पहले कोई पार्टी सियासत का कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती है। इस बीच योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर जश्न की तस्वीरें भी आज सड़कों से लेकर मंदिरों तक देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीरें हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन के जश्न की, जिसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक पेड़ मां के नाम अभियान के साथ की। यूपी से लेकर दिल्ली तक योगी के जन्मदिन के जश्न की तमाम तस्वीरें आईं, जहां लोग अपने अपने अंदाज में सीएम योगी को बधाइयां दे रहे हैं। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में योगी दीर्घायु की कामना की गई। विंध्याचल के मां पीताम्बरा देवी मंदिर में यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया। अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी के जन्मदिन के मौके पर मिठाइयां बांटी। वाराणसी में 54 किलो का लड्डू केक के तौर पर काटा गया। अयोध्या में भी इस मौके पर जन्मदिन मनाने की तस्वीरें सामने आईं। तो वहीं झांसी में बुलडोजर का केक काटकर महिलाओं ने जश्न मनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ की सड़कों पर जहां पोस्टर लगाए गए हैं, वहीं तमाम मंदिरों में सुंदरकांड पूजन का पाठ किया जा रहा है। लखनऊ के दारुल शफा, जिसे विधायक निवास कहते हैं, वहां पर भी इसी तरीके से आयोजन किया गया है। सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। मौका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन के मौके का है।
इस मौके पर केंद्र से लेकर यूपी के मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं ने भी योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। आज तक ब्यूरो। बंगाल से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। टीएमसी ने नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रता बैनर्जी की नियुक्ति को अवैध बताया है। इसी को लेकर टीएमसी सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख करेगी। यही फैसला लिया है ममता बनर्जी ने, जिन्होंने कुछ ही देर पहले एक अहम बैठक बुलाई थी जिसमें बस सिर्फ 3 एमपीज शामिल हुए और उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो एलओपी का डेजिग्नेशन मिला है ऋतव्रता बैनर्जी को वो इनवैलिड है उनके मुताबिक, क्योंकि जो स्पीकर हैं बंगाल असेंबली के, उन्होंने इस को खारिज किया था जब टीएमसी ने उस डिसीजन को चैलेंज किया था। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, तो ये फैसला जो लिया गया है, सवाल ये है कि इसका डिसीजन असेंबली का स्पीकर कर सकते हैं जब जो स्पीकर ने अपना फैसला ले लिया है। बिल्कुल मारिया, तृणमूल कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है, रवैया साफ कर दिया है। सोमवार को वो हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे स्पीकर का फैसला। वो ये कह रहे हैं कि स्पीकर ने जो फैसला लिया है वो अवैध है। क्यों अवैध है? तृणमूल का जो जस्टिफिकेशन है वो ये मानते हैं कि स्पीकर ने जो कहा है इस वक्त कि तृणमूल कांग्रेस ने ऋतुव्रत बंदोपाध्याय को एक्सपेल किया था, उससे पहले उनको शो कॉज करना चाहिए था पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। लेकिन तृणमूल ये मानती है कि स्पीकर का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है। एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से चलेगा, उसका नियम क्या है, वो पॉलिटिकल पार्टी तय करेगा। और यही कारण है कि वो इस वक्त ये फैसला उन्होंने ले लिया है कि कोलकाता हाईकोर्ट में सोमवार को वो इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि ऋतुव्रत बैनर्जी अब तृणमूल में नहीं है, उनको एक्सपेल कर दिया गया है। लेकिन फिर भी स्पीकर ने उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का जो दर्जा है वो ऑफिशियली दे दिया है। इंद्रजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत में एक कार्यक्रम में विपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत का भी जिक्र किया है। हर चुनाव का एक ही मैसेज है, देश अराजकता, अनिश्चितता और निराशा को पसंद नहीं करता। कांग्रेस बीते 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार करारा जवाब दे रही है। गुजरात के आप लोगों ने तो कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ गई है। आज बीजेपी को तमिलनाडु की सियासत से बड़ा झटका लगा है, जहां तमिलनाडु के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं उन्होंने फैसला किया है कि अगले विधानसभा चुनाव में वो अकेले सियासी मैदान में उतरेंगे। दिल्ली के आलाकमान की तमाम कोशिशें भी तमिलनाडु में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को पार्टी में नहीं रोक पाई। अन्नामलाई ने बीजेपी से इस्तीफा देते हुए नई पार्टी का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट करते हुए अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु की पहचान उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तमिलनाडु की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए नेता जेपी नड्डा ने कई लोगों से बात की और हम स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेंगे। इसी तरह लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी तमिल पहचान के साथ मैदान में उतरेगी, तभी वो एक ऐसी पार्टी बन पाएगी जो हिंदी पहचान के साथ तमिलों के कल्याण को बढ़ावा दे सके। अन्नामलाई कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। नौकरी छोड़कर 2020 में बीजेपी से जुड़े। पार्टी ने पहले उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष और फिर अध्यक्ष बनाया। अन्नामलाई के रहते हुए बीजेपी ने 2021 और 2026 विधानसभा चुनाव लड़ा। दोनों ही चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर 2% से ज्यादा नहीं बढ़ सका, जिसके बाद अब अन्नामलाई ने अपनी राह अलग कर ली है।
अब वो एक आंदोलन शुरू करेंगे और 2031 के विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु की सियासी पिच पर उतरने की तैयारी करेंगे। आज तक ब्यूरो। खान सर की कोचिंग के बाहर हुए गोलीकांड पर अब फैजल खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जहां कोचिंग के गार्ड से पूछताछ के बाद बिहार पुलिस अब फैजल खान को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। फैजल खान उर्फ खान सर की कोचिंग के बाहर की इन वायरल तस्वीरों ने अब उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पटना पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले में एफआईआर दर्ज की है। कल पुलिस ने कोचिंग के 2 गार्ड्स को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ के बाद ये केस दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक फैजल खान के आदेश पर दोनों बॉडीगार्ड्स ने राइफल से 2-2 राउंड फायरिंग की। दोनों गार्ड्स के पास एनपीबी 315 बोर की राइफल मिली। तो व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, तो पहचान करके तो गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है। क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी सर? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी। इस बीच फैजल खान का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो हमले के वक्त की तस्वीरें दिखाकर कोचिंग क्लास में छात्रों को भड़काता नजर आ रहा है। खान सर के भड़काऊ वीडियो के वायरल होने के बाद पटना पुलिस ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें छात्रों से कहा गया है कि 2 कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में आना ठीक नहीं है। एफआईआर के बाद फैजल खान की कोचिंग पर उनके वकील पहुंचे। इधर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आईजी ऑफिस में पुलिस की हाई लेवल मीटिंग की। सूत्रों की माने तो फैजल खान अग्रिम जमानत के विकल्प पर अपने वकीलों के साथ काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि वो अपने कोचिंग सेंटर को छोड़कर अंडरग्राउंड हो चुका है। शशि भूषण, पटना, आज तक। अब बात देश की अर्थव्यवस्था की। दुनिया में उथल पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खबर आ रही है, जहां फाइनेंशियल ईयर 2026 में जीडीपी विकास दर अनुमान से ज्यादा है। बाकी बाजार का क्या हाल है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कारोबार के दौरान बिकवाली के दबाव के बीच घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 117 अंक कमजोर होकर 74,243 और निफ्टी 50 अंक टूटकर 23,367 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि शेयर बाजार की गिरावट के बीच रुपए में आज अच्छी मजबूती देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया 81 पैसे मजबूत होकर 94 रुपए 93 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सराफा बाजार में आज गिरावट का रुख रहा और 10 ग्राम सोना 1,391 रुपए सस्ता होकर 1,54,190 रुपए पर आ गया, जबकि चांदी 4,193 रुपए टूटकर 2,54,950 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। और आज तक ने एक और इतिहास रचा है, जहां सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में आज तक ने मुख्य भूमिका निभाई है। ग्रुप एडिटर फॉरेन अफेयर्स गीता मोहन ने फोरम के हाई प्रोफाइल लीडरशिप प्लेनरी सेशन को मॉडरेट किया है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दुनिया के 3 अन्य दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। Moderator of the plenary session, Geeta Mohan. Namaskar, Namaste, Zdravstvuyte, hello. Excellencies, distinguished guests and friends, it is a privilege to welcome you to this very important conversation at a time when the world is clearly standing at an inflection point. For decades, the global economic order was shaped by a few powerful capitals, a few dominant institutions, and a few accepted rules of engagement. इस पूरे सेशन को आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।